हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास की ज्योग्राफी। ठीक है। और आज हम चैप जो बुक है वो फर्स्ट करने वाले हैं, जिस बुक का नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। ठीक है। तो चैप्टर 8 है हमारा, और चैप्टर 8 का नाम क्या है? परिवहन एवं संचार। ठीक है। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से मेन है जो इम्पोर्टेंट है आपके पेपर के लिए। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, सीमावर्ती सड़कें किन्हें कहते हैं? ठीक है। सीमावर्ती सड़कें किन्हें कहते हैं? बहुत आसान है गाइस। होता क्या है, किसी देश में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे बनाई गई सड़कों को सीमावर्ती सड़कें कहते हैं। किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय सड़कों के द्वारा बनाई गई सड़कों को सीमावर्ती सड़कें कहते हैं। ये सड़क सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रमुख नगर से जोड़ने व प्रतिरक्षण प्रदान करने में भूमिका निभाती है। यानी सीमावर्ती सड़कें क्या करती है? एक तो हमें सेफ्टी देती है, दूसरा हमें एक ट्रांसपोर्ट का साधन देती है। ठीक है। तीसरा आने आने का एक सुरक्षित रास्ता भी हमें प्रदान करती है। तो हमने पढ़ा ये पहला क्वेश्चन। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 है, सड़क घनत्व शब्द की परिभाषा दीजिए। बहुत आसान, आपके 1 नंबर में आ सकता है गाइस। तो सड़क घनत्व की परिभाषा क्या होती है? तो सड़क घनत्व का अर्थ होता है प्रति 100 वर्ग। ठीक है। प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में, इसमें 100 वर्ग में नापते इसे। तो प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़क मार्गों की लंबाई सर्वाधिक सड़क घनत्व उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। यानी सड़क घनत्व का परिभाषा देना है तो सिंपल सी बात है, प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों में सड़कों मार्ग की लंबाई को हम सड़क घनत्व कहते हैं। और पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है कि सबसे अधिक घनत्व किसका है, यानी सड़क घनत्व किसका है, कौन से महाद्वीप का है? तो वो है अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा परिवहन जाल से क्या तात्पर्य है? परिवहन जाल, जाल यानी एक तरीके से नेट जिसमें बहुत सारी चीज़ फंस जाती हो, यानी एक तरीके से अभी हम पढ़ते हैं क्या होता है परिवहन जाल। इसमें होता है कि परिवहन जाल की विविध श्रेणियों से कई स्थान आपस में जुड़े होते हैं। जब एक स्थान दूसरे स्थान से कई मार्गों से जुड़ जाता है तो एक परिवहन जाल का निर्माण होता है। तो इसको हम कैसे समझे? फॉर एग्जांपल एक सड़क जा रही है ये, ठीक है गाइस, बस एक सड़क जा रही है, मगर अब क्या होता है धीरे धीरे टाइम बीतता है और यहाँ से एक और सड़क आती है, फिर यहाँ से एक और सड़क आती है, फिर यहाँ से एक और सड़क आती है, फिर सड़कों में भी सड़क आती है और सड़क, ऐसे करते करते क्या हो रहा है, जाल बिछ रहा है। आप देख सकते हो जाल बिछ रहा है। फिर सड़क बढ़ती जाती है, बढ़ती जा रही है, सड़कें गलियों में तब्दील होती है, फिर गाँव शहर सब एक सड़क से जुड़ते जाते हैं। तो ये क्या होता है, एक तरीके से परिवहन जाल होता है। ठीक है। जो क्या करती है, एक स्थान को दूसरे स्थान से कई मार्गों में जोड़ती है। ठीक है। हमने स्टार्ट किससे किया था? एक सड़क से, मगर एक सड़क बनते बनते क्या हुआ, बहुत सारी सड़कें बन गई, यानी सड़कों का जाल बन गया। यानी अब क्या होता है, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से जा सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं परिवहन जाल। सेकंड फोर्थ हमारा, विश्व का कौन सा आंतरिक जलमार्ग अत्यधिक प्रयोग में लाया जाता है? यानी ऐसा कौन सा जलमार्ग है जो सबसे ज़्यादा आंतरिक प्रयोग में लाया जाता है? तो एक क्वेश्चन का इस पेपर में आता है और डेफिनेटली आता जाता है। तो इसका आंसर है राइन। ठीक है, राइन जलमार्ग। ठीक है गाइस, ये ऐसा जलमार्ग है जो सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है, आंतरिक जलमार्ग है जो अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। फिफ्थ जो क्वेश्चन है हमारा, सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा बेहतर कैसे है, स्पष्ट कीजिए। इसमें देख सकते हो गाइस इसकी एक विभेद है, यानी इसमें ऐसा बताएगा कि रेल परिवहन कैसे, यानी कम है सड़क परिवहन से, यानी सड़क परिवहन अच्छा कैसे ये बताया गया है, राइट कैसे है। ये देखो, सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा बेहतर कैसे है, स्पष्ट कीजिए। तो हमें क्या बताना है, सड़क जो परिवहन है उसकी विशेषता यानी पॉजिटिव जितनी भी चीज़ें होती है हमें इसके बारे में बतानी है। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। इसमें होता क्या है कि सड़क परिवहन इसलिए बेहतर है क्योंकि पहली बात तो हम ये करते हैं कि सड़क परिवहन से व्यक्ति यानी जो इंसान होता है या वस्तु को घर तक पहुंचाया जा सकता है। ठीक है। आपके घर के बाहर दरवाज़ा खोलते ही क्या आता है, सड़क आती है। ठीक है। तो सड़क पे क्या होता है, आदमी होते हैं, उनके सामान भी होता है। तो इसका मतलब क्या है, सिंपल सी बात है कि व्यक्ति और वस्तु को सड़क आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकता है, जबकि रेल मार्ग उन्हें एक निश्चित स्थान तक ही ला सकता है। अब रेल चलती है तो एक पटरी पे चलती है, एक प्लेटफॉर्म पे रुकती है। ये थोड़ी ना कि रेल आपके घर पे आके
आपका सामान देगी, आपको उतारेगी, ऐसा तो नहीं है ना। तो क्या है, तो सड़क परिवहन ऐसा काम करता है कि आपको घर तक की सुविधा देता है और आपके सामान को भी। तो एक हमने डिफरेंस पढ़ा इसमें। दूसरा डिफरेंस है कि दूसरा डिफरेंस गाइस ये है कि सड़कों का निर्माण पहाड़ी व अन्य दुर्गम क्षेत्रों में भी हो सकता है। गाइस कहाँ पे हो सकता है, पहाड़ है, बहुत घने पहाड़ है, तो उस एरिया में भी सड़कों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, और ये क्या होता है, सस्ता भी पड़ जाता है। और रेलों का निर्माण अगर हमें पहाड़ी एरिया पे करना पड़ेगा तो क्या होगा गाइस, एक तो बहुत खर्चा आएगा। ठीक है, ज़्यादा खर्चा आएगा। इस हम रेलों की बात कर रहे हैं, और रेल को पहाड़ पर बनाएंगे तो क्या होगा, खर्चा ज़्यादा आएगा, टूटने का भी डर होता है। ठीक है गाइस, इसके अलावा उसकी परिस्थितियाँ उसे अलाउ नहीं करती, क्योंकि रेल मार्ग आपने सुना होगा कि वो सतह पे तेज चलती है। यानी जो सतह सपाट होगी उस पर अच्छे से चलती है, और जो पहाड़ी एरिया वहाँ पे रेल मार्ग अच्छी नहीं है। कहाँ के लिए अच्छी, तो पहाड़ी पर क्या अच्छी रहती है, सड़क अच्छी रहती है। तो हमने ये पढ़ा। इसमें और पॉइंट्स हम डिस्कस कर सकते हैं कि सड़कों का निर्माण पहाड़ी व अन्य दुर्गम इस क्षेत्रों में भी हो सकता है, जो हमने पढ़ चुके हैं, जबकि रेल मार्ग का निर्माण ऐसे स्थानों पर नहीं किया जा सकता, ये भी हमने पढ़ा। छोटी छोटी दूरियों को तय करने के लिए सड़क मार्ग ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, छोटी छोटी, फॉर एग्जांपल आपको अपने घर से एक, ठीक है, ये आपका घर है, होम है, और यहाँ से आपको कहाँ जाना है, हॉस्पिटल जाना है एक। ठीक है, तो वहाँ आप क्या यूज करोगे, सड़क। सिंपल सी बात है, क्यों, टाइम बचेगा। अब आपके परिस्थिति के अनुसार अनुकूल भी है। हमने सड़क ही यूज क्यों किया, आपका घर से हॉस्पिटल मान लेते हैं 100 मीटर की दूरी है, तो आपने सड़क का इस्तेमाल किया। ठीक है, हमने सड़क का इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि सड़क का इस्तेमाल करना आसान है। और जब हम बात करते हैं रेल परिवहन की, तो हम 100 मीटर के लिए, 200 मीटर के लिए, 1 किलोमीटर के लिए, 2 किलोमीटर के लिए, जो पास की चीज़ है उसके लिए हम रेल का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है इस, तो एक बात क्या सीखी हमने कि सड़क परिवहन क्या है, छोटी छोटी दूरियों के लिए अच्छा सड़क मार्ग है, यानी साधन है छोटी छोटी दूरियों के लिए, और रेल मार्ग बड़ी बड़ी दूरियों के लिए अच्छा साधन है। तो हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया कि सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा बेहतर कैसे है, जिसमें हमने बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, स्वेज नहर की, यानी स्वेज नहर पर टिप्पणी कीजिए। स्वेज नहर आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें क्या पढ़ना होता है कि जो स्वेज नहर है ना, वो इम्पोर्टेंट तो है, मगर इतना इम्पोर्टेंट कैसे है। तो इसमें क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है, जैसे स्वेज नहर पर टिप्पणी कीजिए, तो हमने इसमें लिख रखा है। इसके अलावा ये भी पूछ सकते हैं कि स्वेज नहर की विशेषता ही लिखिए, तो भी आपको यही आंसर लिखना पड़ेगा। इसके अलावा एक और तरीके से पूछ सकता है कि मनुष्य निर्मित उस महत्वपूर्ण नौ परिवहन नहर का नाम बताइए जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इस नहर की कोई 4 विशेषता बताइए। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तब भी आपको स्वेज नहर के बारे में उसी में आंसर लिखना है। ठीक है, इस तीनों तरीके से पूछे मगर आंसर एक ही होगा। तो स्वेज नहर की विशेषता क्या हो सकती है, पहली विशेषता तो यह है कि 1869, ठीक है, इस 1869 में हुआ क्या कि इस स्वेज नहर का निर्माण 1869 में मिस्र में हुआ। कहाँ हुआ गाइस, मिस्र में हुआ। ये हमने पढ़ा कि मिस्र में इसका निर्माण हुआ। सेकंड पॉइंट है हमारा कि यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ठीक है गाइस, यानी ये भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है, लाल, तो गाइस भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है, लाल सागर से जोड़ती है। कौन, स्वेज नहर। ठीक है, ये पॉइंट भी हमने पढ़ा। तो इसके बाद क्या है गाइस, इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट है कि 180 किलोमीटर, ठीक है, 180 किलोमीटर ये क्या है, लॉन्ग है। तो स्वेज नहर लगभग 180 किलोमीटर लंबी है, पेपर में हम लिख देंगे। इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं गाइस, इसमें हम लिख सकते हैं कि जो स्वेज नहर है वो गहरी कितनी है वो भी लिखना ज़रूरी है। तो वो है 11 से 15 मीटर, ठीक है, मीटर गाइस, ठीक है, 11 से 15 मीटर स्वेज नहर गहरी है, मतलब ज़्यादा गहरी भी नहीं है, ओनली 11 से 15 मीटर। इसके अलावा हम इसमें पढ़ सकते हैं कि स्वेज नहर की विशेषता, तो यहाँ पर प्रतिदिन 100 जलयान
आवागमन करते हैं, यानी सो जलयान, यानी जिसमें माल लदे होते हैं, जलयान, जलयान यानी जल से सुधे हुए जितने भी जहाज होते हैं, नाव होते हैं, तो जितने भी बड़े बड़े जहाज होते हैं, शिप्स होते हैं, वो यहाँ से गुजरते हैं। तो कितने जाते हैं, वो संख्या कितनी है, 100 जलयान। ठीक है, जल यान यहाँ से क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, आवागमन करते हैं। ये हमने पढ़ा। इसके अलावा गाइस नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, जल परिवहन के प्रमुख लाभ बताइए। यानी जल परिवहन के प्रमुख लाभ बताइए, यानी इसमें हम सिंपल सी बात पूछी है कि जल परिवहन कैसे बेस्ट है, यानी इसके पॉजिटिव चीज़ बताइए। पहला तो हम यही बताएंगे कि जल परिवहन में मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता। क्या हमें समुद्र में, नदियों में सड़क बनानी पड़ती है? नहीं। तो सिंपल सी बात है, पहला पॉइंट हमारा बन गया कि इसमें मार्ग का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, क्योंकि नदियाँ चारों ओर फैली है, समुद्र चारों ओर फैले है, तो हम शिप को कैसी भी डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, हमें सड़क बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है, मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता। सेकंड जो पॉइंट्स हम इसमें पढ़ सकते हैं कि महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के जहाज चल सकते हैं, तो जहाज छोटे भी बड़े भी चल सकते हैं। दूसरा पॉइंट। थर्ड हम पॉइंट पढ़ सकते हैं जल परिवहन की विशेषता में कि स्थल परिवहन की तरह जल मार्ग में घर्षण नहीं होता, ईंधन की खपत कम होती है, यह परिवहन अन्य साधनों से सस्ता है। तो पहले बात, इसमें घर्षण क्या होता है, कम होता है। दूसरी बात, ये क्या है, सस्ता साधन है। ठीक है, घर्षण किसके मुकाबले कम होता है, सड़क परिवहन के मुकाबले कम होता है। ठीक है, इस पेपर में क्वेश्चन आपसे कैसे भी पूछ सकता है सड़क परिवहन के बारे में। ठीक है, इसके अलावा रेल परिवहन कैसे बेहतर है, किसी में भी चीज़ में कंपटीशन करके या कंपैरिजन करके आपको क्वेश्चन दे सकता है, मगर आपको लॉजिक से काम लेना है क्योंकि बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 8, पाइपलाइन परिवहन के गुण एवं दोष स्पष्ट कीजिए। देखिए गाइस ये क्वेश्चन कैसा है, इसमें प्लस माइनस दोनों बताने हैं। किसके बारे में, पाइपलाइन परिवहन के गुण व दोष के बारे में बताना है। तो पहला तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि लाभ, यानी इसके पॉजिटिव चीज़ को पढ़ते हैं, इसके गुण को पढ़ेंगे। पहला गुण होता है क्या है कि पाइपलाइन को कठिन ऊबड़ खाबड़ भूमार्गों, भूभागों एक पानी के नीचे भी बिछाया जा सकता है। तो हम क्या है, इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ है ज़मीन के अंदर, ठीक है, ऊबड़ खाबड़ है, भूभाग हर जगह अलग है, मिट्टी हर जगह की अलग है, कई देश में मिट्टी अलग होती है, कहीं पे अलग अलग पहाड़ी पत्थर भी होते हैं, पहाड़ का सामना भी करना पड़ता है, और पानी के नीचे भी बिछाया जा सकता है, यानी समुद्र के नीचे भी हम पाइपलाइन बिछा सकते हैं, भूमार्ग यानी ज़मीन के नीचे भी हम पाइपलाइन बिछा सकते हैं। पहली विशेषता ये हुई। सेकंड विशेषता की बात करते हैं कि इनके संचालन एवं रखरखाव का खर्च अपेक्षित कम होता है, यानी एक बार आप अच्छे से पाइपलाइन को बिछा देते हैं, उसमें खर्चा कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको उसको रखरखाव का खर्चा कम है, क्योंकि आप उसमें रखने के लिए आप बॉडीगार्ड थोड़े ना रखेंगे, क्योंकि वो ज़मीन के अंदर है, तो जाहिर सी बात है वो सेफ़ रहेगा। दूसरी विशेषता, थर्ड जो विशेषता ये है कि यह जलीय व गैसीय पदार्थों के परिवहन का तीव्र, सस्ता एक परिवहन हितैषी साधन है। तो ये क्या है, ये जलीय और गैसीय पदार्थ जैसे एलपीजी हो गया, या पानी पीने के लिए वाटर हो गया, इसके अलावा पेट्रोल हो गया, सीएनजी हो गया, इन सब के जो आवागमन के लिए, इन सबको लाने के लिए एक देश से दूसरे देश में, तो ये क्या पड़ता है, सस्ता पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा तीव्र है, तेज़ी से आ सकता है। अब पर्यावरण हितैषी है, पर्यावरण हितैषी मतलब पर्यावरण को ये नुकसान नहीं पहुंचाता। कौन, पाइपलाइन परिवहन। क्यों, क्योंकि ज़मीन के अंदर है और एक पाइप के माध्यम से जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। और सड़क परिवहन की बात करें तो वहाँ पर ट्रक चलते हैं जिसमें से धुआं निकलते हैं, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है। रेल की बात करें तो धुआं निकलता है, ठीक है, या तो बिजली से चलता है, तो बिजली के लिए कोयले का यूज किया जाता है बनाने के लिए, बिजली बनाने के लिए, तो इससे क्या होता है, पर्यावरण दूषित होता है। मगर पाइपलाइन में बात करते हैं तो ये क्या है, परिवहन के लिए अच्छा साधन है। तो नेक्स्ट हमारा इसमें विशेषता है फोर्थ, पाइपलाइन परिवहन में ईंधन की बचत होती है। किसकी बचत होती है, ईंधन की, तथा मौसम संबंधित दशाओं का प्रभाव नहीं पड़ता। तो गाइस आज अब हम पढ़ते हैं पाइपलाइन की दोष यानी नेगेटिव पॉइंट्स। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये बन जाएगा कि पाइपलाइन परिवहन हर चीज़ की, गाइस पहले तो आप समझ लीजिए, हर सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, हेड और टेल, वैसी हर चीज़ की पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ होती है। तो वैसे ही पाइपलाइन की नेगेटिव चीज़ भी है, उसको भी देखना जरूरी है, पेपर में पूछ सकता है। पहला पॉइंट तो यही है कि एक बार बनने के बाद उसकी क्षमता को ना तो बढ़ाया जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है। ठीक है, समझेगा इस क्या हुआ
एक बार बनने के बाद पाइपलाइन, फॉर एग्जांपल पाइपलाइन यहाँ से यहाँ तक बिछ गई, ठीक है, बिछ गई। और गाइस इसके बाद क्या कर सकते हैं हम, ना तो हम इसकी क्षमता को बढ़ा सकते हैं, यानी इसके पाइप को बड़ा नहीं कर सकते, इसके अलावा इसकी क्षमता, ना तो इसकी क्षमता को यानी या इसके पाइप को घटा नहीं सकते। तो ये बताया गया है, घटा बढ़ा तो सकते हैं मगर ये गाइस बहुत खर्चा है। इसीलिए इसके एक पॉइंट घाटा क्या है कि एक बार बनने के बाद इसकी क्षमता को ना तो घटाया जा सकता है ना तो बढ़ाया जा सकता है, ना तो हम पाइप को बड़ा कर सकते हैं ना तो छोटा कर सकते हैं। एक बार बिछने के बाद जो बिछ गया ज़मीन के अंदर वो बिछ गया, ठीक है, और उसको आप सही करना चाहोगे तो उसमें ज़्यादा खर्चा भी होगा। दूसरा जो नेगेटिव पॉइंट है वो क्या है गाइस, कि पाइपलाइन में रिसाव का पता चल लगाने में भी एक बड़ी समस्या है। तो गाइस देखो, एक पाइपलाइन है तो एक मटेरियलिस्टिक चीज़ ही है, एक धातु से बनी हुई है, चाहे वो प्लास्टिक से बने या लोहे से बने या किसी भी चीज़ से बने। तो उसमें क्या होता है, लीकेज भी हो सकती है, चाहे वो गैस का हो, पेट्रोल का हो, वाटर का हो। तो उसकी लीकेज पता नहीं चलती। क्यों नहीं पता चलती? क्योंकि ज़मीन के अंदर है गाइस वो, तो ज़मीन से वो ढक जाती है, तो हम जल्दी उसका पता भी नहीं लगा सकते। ये भी एक घाटे की बात है। नेक्स्ट है गाइस हमारा थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में हम क्या पढ़ेंगे कि कहीं पर पाइपलाइन को फट जाने से उसकी मरम्मत करना कठिन हो जाती है। अरे गाइस अगर कहीं पे उसकी पाइपलाइन फट गई, ठीक है, कहीं पे उसकी पाइपलाइन फट गई तो उसकी मरम्मत करने में भी क्या होता है, कठिनाइयाँ आती है हमारे पास, ठीक है। फोर्थ हमारा पॉइंट बनेगा नेगेटिव। कुछ इलाके में इसकी सुरक्षा की व्यवस्था करना कठिन होती है। तो पाइपलाइन परिवहन में क्या होता है कि कुछ इलाकों में इसकी क्या करना, जो सुरक्षा करने की व्यवस्था भी कठिन होती है। जैसे और फॉर एग्जांपल अगर आप गाइस अगर किसी एरिया से, सपोज करिए ए एरिया से आपको जेड एरिया तक आपको क्या पहुंचाना है, पेट्रोल पहुंचाना है। तो उस एरिया में बी नाम के भी शहर आएंगे, सी नाम के भी, डी, ऐसे वाई तक आएंगे, फिर उसका जेड आता है लास्ट में। तो यहाँ से यहाँ तक आपको पाइपलाइन के माध्यम से क्या पहुँचाना है, पेट्रोल पहुँचाना है, सपोज करिए। और होता क्या है इस बीच में ना, आपको जितने भी इसमें आपके जो देश है, मान लेते हैं हम ए बी सी डी से ए टू जेड तक जितने भी वो देश है, तो ये बी से वाई तक जितने भी बी से वाई तक जितने भी देश है ना, या तो आपके दोस्त होंगे ज़्यादातर, या तो आपके दुश्मन होंगे, या इसके अलावा ना ये नहीं हुए तो पहाड़ी एरिया होगा कोई, ये भी नहीं हुआ तो कोई मरुस्थलीय होगा, रेगिस्तान होगा, बंजर भूमि होगी या पहाड़ी एरिया होगा। तो ये सबसे होकर पाइपलाइन को गुजरना पड़ता है, ठीक है। आई होप गाइस आपको समझ आ रहा हो। और जो गाइस क्वेश्चन आंसर की सीट है, इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप डाउनलोड कर सकते हो। आई होप गाइस आपको समझ आया हो।